नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश के अंदर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद जो लोग रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं पार्लियामेंट में, वो कोई भी पार्टी हो, वो बाहुबलियों को ढूंढती है, वो धनवान लोगों को ढूंढती है, क्योंकि धन कौन खर्च करेगा। वो बलवान लोगों को ढूंढती है, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास साधन हो, जिसके पास संसाधन हो। अब हालांकि चुनाव आयोग ने पहले से पैसा तय कर दिया कि भाई 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो सकता है, 40 लाख का ये चुनाव है, 10 लाख का ये चुनाव है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने लगातार इन विषयों पर ये भी कहा है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम के अलावा बाकी चीज़ें भी आपको डिस्क्लोज करके बतानी पड़ेंगी कि आखिर आपके पास ये धन जो है वो आपने कितना खर्च किया। उसके लिए एक बाकायदा बुक मेंटेन होती है, बाकायदा एक कोषाध्यक्ष चुनाव का रखा जाता है, कौन उसका हिसाब किताब करेगा, उसकी प्रिपरेशन होती है और वो लगाया जाता है। लेकिन फिर भी हम सब जानते ही हैं कि आम आदमी जो सच्चे हृदय का है वो चुनाव नहीं लड़ पाता। वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाता कि पॉलिटिकल पार्टी पैसा मांगती है। दूसरा, अगर उसने कहा कि 1 करोड़ का चुनाव है या 90 लाख 95 लाख रुपए का लोकसभा का चुनाव है, तो फिर 95 लाख चलो उसने कहीं से इकट्ठे कर लिए। फिर 95 लाख में लोग कहते हैं चुनाव होगा नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को भी देना पड़ता है, घूस भी देनी पड़ती है, और शराब की बोतलें और तमाम तरह के बेनिफिट भी बांटने पड़ते हैं। आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया है, कौन किसको कहां से ट्रांसफर कर देगा। और ये तरीके लोगों ने निकाले हैं कि भाई कूपन बांट देते हैं, कूपन बांट दिए, शराब की दुकान पर चले जाइए, वहां से कूपन दिखाओ और कूपन दीजिए और ले आइए। कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा। और केजरीवाल जैसा चुनाव तो हम सब जानते ही हैं कि शराब घोटाले का चुनाव, और वो पैसा जितना आया वो हवाला के माध्यम से ही सारा इधर से उधर चला गया, खर्च हो गया। उसकी मनी ट्रेल जरूर पकड़ी गई कि भाई इतना घोटाला हुआ, लेकिन पैसा कहां है, ये तो सब खर्च हो गया चुनाव में। अब चुनाव में खर्च हो गया, उसका हिसाब क्या, ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। इसको लेकर चुनाव सुधार की आवश्यकता हमारे देश में लगातार लगती है। हालांकि पहले वोटर का स्कैनिंग हो, SIR करवाया ही है, फोर्स गुंडागर्दी ना चले उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल किया गया। बंगाल चुनाव उसके लिए इलस्ट्रेशन है कि मतलब तमाम तरह की गुंडागर्दियों के बावजूद बंगाल चुनाव करवाया गया। लेकिन अभी भी एक विषय है, और वो विषय है कि अभी भी ये जो काला धन है इसका क्या होगा। हम सब जानते ही हैं काला धन, जिस समय चुनाव चल रहा होता है पुलिस तमाम तरह के बैरिकेटिंग लगाकर बैठती है, पैसा पकड़ा भी जाता है, तमाम धांधलियों की बात भी कही जाती है, साड़ी तूफान, स्कूटी, साइकिल और पता नहीं क्या क्या बांटे भी जाते हैं, शराब से लेकर सब कुछ। अच्छा, लोगों का एक और समस्या है, लेकिन इसके अलावा ये तो तात्कालिक समस्या है। दूसरी समस्या, अच्छे कैंडिडेट जैसे मेरे जैसे कैंडिडेट जो कुछ काम कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता है पार्लियामेंट को, लेकिन वो क्यों नहीं चुन सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जनता भी सोचती है कि भाई हमारा काम कौन करेगा, और हमारा काम क्या है। हमारा काम मतलब उसका काम क्या है, उसका काम है करप्शन का। करप्शन से मतलब है उसकी जो करप्शन की वजह से उसकी फाइलें पड़ी हैं, वो सोचता है कि नेताजी कुछ धक्का लगाएंगे तो हमारा कुछ काम हो जाएगा, सरकारी तंत्र के साथ हमारी कॉम्पेटेबिलिटी बैठ जाएगी, इसलिए वो कहता है कि हमारे काम। दूसरा ये भी है कि कुछ गलत सलत उसको करना होता है तो गलत करने के लिए भी वो नेताजी का ही सहारा लेता है। नेताजी थोड़ा दबाव बनाते हैं, कहता है हमारा सपोर्टर है, हमारा वोटर है, हमारा ये है, हमारा वो है, इसका काम कर दिया जाए। अगर सब सिस्टम ठीक हो, आप सोचिए कि आइडियल सिचुएशन हो, सिस्टम ठीक हो, इंग्लैंड की तरह या जो यूरोपियन कंट्री जिन्होंने संसार पर शासन किया उनकी तरह अगर प्रशासन सही हो, हमारे यहाँ का करप्शन हो लेकिन करप्शन ना हो, और करप्शन हो भी तो उस लेवल का हो जिससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा अगर सरकारी तंत्र भी आम जनता की तरह ही काम करे, हमारे पॉलिटिशियंस भी आम जनता की तरह ही हों, तो फिर किसी को भी अपन मेरा काम ये करेंगे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको आवश्यकता पड़ेगी कि वाकई में हमारा भला कौन कर सकता है, वाकई में पॉलिसी कौन बना सकता है, वाकई में देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, मेरे क्षेत्र को आगे कौन बढ़ा सकता है, हमारे सिस्टम को आगे कौन बढ़ा सकता है। और जब सबकी तरक्की होगी, राष्ट्र की तरक्की होगी, तो हमारी भी तरक्की होगी। मैं कोई इंडिविजुअल अलग से नहीं हूं, यही कारण है भ्रष्ट सिस्टम को कौन सही करेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। या तो भ्रष्टता खत्म कर लीजिए, भ्रष्टता खत्म करने के लिए भ्रष्ट मतलब सरकार ना हो, सरकार सात्विक हो, तब वो भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करेगी। और भ्रष्ट सिस्टम, अगर सिस्टम सही हो
तो सरकार भ्रष्ट है, वो करवा रही है। तो जब तक सरकार सही कैसे आएगी, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम से ही लोग चुनकर आते हैं, उनके अपने पर्सनल काम है, कहते हैं मेरा काम कर देंगे, मेरा काम मेरे नेताजी कर देंगे, मेरे तो काम यही आएंगे, मेरे तो सुख दुख में यही खड़े होते हैं, मेरी तो फाइलों पर यही मोहर लगवाते हैं, मेरी तो पुलिस से यही सेटिंग करवाते हैं, मेरी तो प्रशासन से यही सेटिंग करवाएंगे, मैं जिनके ज्यादा नजदीक हूं मैं उनको वोट दूंगा। सीधी सी बात है। तो फिर सही आदमी चुनकर ही नहीं जाएगा तो सिस्टम कौन सही करेगा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे सही होगा वो तो भविष्य बताएगा। पता नहीं बाहर हमारे देश में कभी ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश की हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो, जैसे आज की सरकार की मैं कह लूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन सिर गिनाने का जो चक्कर है, डेमोक्रेसी में जो नंबर गेम है, वो तो भाई इसी सिस्टम से आता है। इस सिस्टम को सही करने के लिए तो वो व्यक्ति भी वैसे चाहिए जो इसको पसंद करें। लेकिन हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टियां टिकट भी उसी को देती हैं जिसके दम खम है, यानी कि जो धन खर्च कर सकता है और जो वहां शक्ति दिखा सकता है और जिसके पास वोट है। वोट से मतलब मेरा काम तो नेताजी करेंगे, ये भ्रष्ट हैं तो ये भ्रष्टता मेरी जो पुलिस की फाइल है वो क्लियर करवा देंगे, या फिर मेरा चालान हो गया तो उससे मुझे बचवा लेंगे, मैं गलत तरीके से ट्रैफिक क्रॉस करता हूं ये मेरे चालान से मुझे बचाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे देश में हैं जिसकी वजह से भ्रष्टता को कैसे सही किया जाएगा ये पता नहीं। इसलिए बहुत अच्छी सरकारें भी इन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देती हैं और बहुत बड़ा तंत्र होता है वो वही उनको मतलब उनको चूंकि सिर गिनाना है बहुत ईमानदारी से, सात्विकता से, या मैं कहूं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के माध्यम से अगर सरकारें बनाना चाहें तो बनती नहीं है। लोग एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं केजरीवाल के रूप में, लेकिन केजरीवाल भी बाद में उस दलदल से भी बड़े दलदल में घुस गए और वो नमक की जगह, मतलब दाल में नमक की जगह नमक ही पूरा पीने लगे, दाल ही खत्म कर दी। ऐसे भी लोग हैं ही और तमाम तरह से इस तरह के कारनामे लोग दिखाते ही आते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे इस तंत्र को ठीक किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। जनता एक बार तय कर ले तो शायद उसको भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही ना पड़े, शायद उसको भ्रष्ट लोगों की आवश्यकता ना पड़े। अगर मशीनरी सही हो, भ्रष्टाचार पॉलिटिकल दबाव हो ही ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत पड़ सकती है भ्रष्ट लोगों को चुनने की। खैर, लेकिन ये जो बाहुबल है, ये जो धनबल है, इस धनबल को कंट्रोल कैसे किया जाए? एटलीस्ट इस धनबल को कंट्रोल करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और ये केस अपने आप में कुछ कहता है। ये केस स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रतीक पारस रामपुरिया 2026 का जजमेंट है। 2 जजेस की बेंच बैठी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इसने जजमेंट दिया। और मामला क्या था ये समझ लीजिए। मामला ये था कि धन पकड़ा गया तो मुकदमा फाइल हुआ तो हाई कोर्ट के पास पहुंचे सनब। हाई कोर्ट ने कहा कि धन देने की तो आप बता रहे हो, किसको दिया गया या पूरी रिपोर्ट नहीं है, कहां चला गया ये 20 लाख रुपया, ये अनअकाउंटेड कैश सीज तो हुआ है, लेकिन किसको देना था, किसके पास पहुंचना था, इसलिए ये भाई पिटीशन मेंटेन नहीं होती, मतलब ये केस मेंटेन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के पास यही बात गई। बेल्लारी का मामला था, 2014 का मामला है, 2026 में पहुंचा। आप सोचो 12 साल हो चुके हैं और 20 लाख रुपया अनअकाउंटेड पकड़ा गया था। हाई कोर्ट ने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया था, इस केस को ही रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। बोले 20 लाख रुपया पकड़ा जरूर गया है, लेकिन इसकी रिसिपिएंट डिटेल नहीं है, किसको देना था, किसने लिया, इसलिए यह केस मेंटेन नहीं हो सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल मैंडेट की तरह, मतलब इसको बड़ी समस्या की तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई 2019 से लेकर 2025 तक हजारों केसेस इस प्रकार के ब्लैक मनी के आए हैं इलेक्शन के दौरान। अकेले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पैसा सीज किया गया है उनका भी अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तब तक 2029 आ जाएगी, बात खत्म हो गया। तो फिर इस पर कैसे होगा? हालांकि इससे पहले दिनेश गोस्वामी समिति बैठ चुकी थी, वीके तरकुंडे समिति बैठ चुकी थी, वोरा कमेटी इस पर रिकमेंडेशन कर चुकी थी। इन कमेटियों की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए और इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण की रूलिंग 1975 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाई और उसने कहा कि
free and fair election as the basic structure of the constitution. Investigating agencies operated with zero urgency. मतलब जजमेंट में 1975 में कहा था कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बेसिक स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि इसका जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो जीरो अर्जेंसी, उसकी अर्जेंसी ही नहीं मानती। इस बेसिक स्ट्रक्चर को वो अर्जेंसी मानते ही नहीं है कि हमें ये करना भी है और इस पर मुझे काम करना है और इसको जल्दी से निपटाना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो पिछली कमेटियों की रिपोर्ट और इंदिरा गांधी वाली जो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण की जो रूलिंग है, इस केस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है। और मैं समझता हूं ये स्ट्रक्चर भारत की लॉन्ग लाइफ के लिए, और मैं ये भी मानता हूं कि इस स्ट्रक्चर को केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में कानून के रूप में बना देना चाहिए और इसको और स्ट्रांग करना चाहिए। इस पर एक कमीशन बनना चाहिए। ये कमीशन की रिकमेंडेशन आए उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन कर देना चाहिए। लेकिन अभी इस काले धन से बचने के लिए, डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी बनाने के लिए, इंदिरा नेहरू गांधी राजनारायण के जजमेंट को ट्रूली अप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा 1 साल का अल्टीमेटम है, यू हैविंग 365 डेज। आप जिस दिन उसको पकड़ते हैं, जिस दिन ये धन पकड़ा जाता है, 12 महीने के अंदर जो भी सीज किया गया है, जो ब्राइबरी दी गई है या इलेक्शन के दौरान ये काले धन का इस्तेमाल किया गया है, 12 महीने के अंदर इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूं 12 महीने में क्यों इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना भाई, बाकी सभी मामलों में, हीनियस क्राइम के मामलों में आप 90 दिन की चार्जशीट लेते हैं, आप बाकी केसेस में 60 दिन की चार्जशीट लेते हैं, तो फिर ये ब्लैक मनी के मामले में 365 दिन की चार्जशीट क्यों, या 12 महीने की चार्जशीट क्यों, इसका 4 गुना टाइम क्यों? ये मेरा कंसर्न है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचकर ही कहा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आईओ इसमें बैठा है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप फॉर्मल रिटन रीजन, अगर आप इससे बढ़ते हैं आगे तो आपको रिटन में देना पड़ेगा कि आखिर आपको समय क्यों लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करते हुए यह कहा कि ये जो जस्टिफिकेशन है इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजिए, अपने बॉसेस को भेजिए, डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करिए और यूनिवर्सली इसको अप्लाई करिए। पंचायत चुनाव से लेकर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी से लेकर लोकसभा तक सभी में यह फॉर्मूला लागू होगा। अच्छा, चलो 12 महीने का टाइम दे दिया या 365 दिन का इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने का टाइम दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब पैसा सीज हुआ है या इस तरह की जो रिपोर्ट आई है 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, और ये हमारे यहां कानून की व्यवस्था भी है कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आई है, एफआईआर आपने दर्ज करी, 24 घंटे के अंदर वो आपको मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचानी होती है, और अगर किसी की गिरफ्तारी आपने की है तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना पड़ता है। ये फॉर्मूला अब इलेक्शन के इन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पर जो सर्विलांस टीम है जिसने इसको पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट को नोटिफिकेशन जाना चाहिए। प्रामा फेसाई इलेक्टोरल रॉन्ग डूइंग इसमें पाई जानी चाहिए और इसमें रिटन प्रूफ प्राइमा फेसाई आपको देना पड़ेगा कि भाई ये पैसा पकड़ा गया है और ये आपका है। हालांकि समस्या ये आती है कि जो पैसा पकड़ा जाता है आधा तो पुलिस वाले ही उसमें कुछ मंडवली कर लेते हैं, और फिर अगर जनता उसमें एक्टिव हो जाए और पैसा पकड़ते समय कोई वीडियोग्राफी कर ले, कोई फोटोग्राफी कर ले, तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा मामला आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करिए कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपने इतना धन पकड़ा है और ये इलेक्शन के दौरान पकड़ा है। वो धन किसका था, कैसा था, वो छोड़ दीजिए, लेकिन 3 ट्रैप यहां पर थे। एक तो फाइनेंशियल ट्रैप, दूसरा जुडिशियल ट्रैप, तीसरा पॉलिटिकल ट्रैप, जिसकी वजह से हम अभियुक्त को या चुनाव जीतने वाले को या चुनाव हारने वाले को इंसाफ नहीं मिलता था। चुनाव जीतने वाला अगर असाधन को इस्तेमाल करता था, गलत साधनों का इस्तेमाल करता था, तो फिर वो बेचारा, मतलब वो बेचारा क्या, उसके 5 साल हो जाते। तब देखिए ये 2014 का मामला है, 2026 में सुप्रीम कोर्ट आया,
अब आप सोचो इलेक्शन कहाँ गया होगा, उसके बाद इलेक्शन का क्या हुआ होगा, सरकारें बदल गई होंगी, क्या क्या नहीं हुआ होगा। बेल्लारी में 2014 में आप सोचो कि सुषमा जी जहां तक मुझे याद है चुनाव लड़ी थी, और 2014 में बेल्लारी से जो मुझे याद है सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, ये उसका ही मामला होगा या जो भी मामला है। खैर, इसमें फाइनेंशियल ट्रैप की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक इनकम टैक्स की एंट्री होनी चाहिए। अगर 10 लाख रुपया या उससे ज्यादा पकड़ा गया है तो आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधी सूचना दी जानी चाहिए ताकि वो उस सोर्स को ट्रेस कर सके। भाई जिसका पैसा है आपके पास आया, कहां से आया छोड़ दीजिए, आप उठाइए और सीधे इनकम टैक्स को जमा कर दीजिए। इनकम टैक्स वालों को बुला दीजिए कि भाई ये पैसा इनका 10 लाख रुपए है, इससे ज्यादा पकड़ा गया। उससे कम का मामला है, उस पर भी मैं बताऊंगा उस पर क्या होना है। फिर जुडिशियल ट्रैप आता है। जुडिशियल ट्रैप का क्या होता है साहब, 2014 का मुकदमा है, 2026 में हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल की है और डायरेक्शन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्टों को मैं डायरेक्शन देता हूं कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट इनके लिए बनाए। जैसे सभी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, वैसे ही इलेक्शन में पकड़े जाने वाले धन के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट उसको कंक्लूड करे, ऐसा आदेश दिया है। यानी कि अब वो जो सामान्य कोर्ट में चलता था 10 साल मुकदमा, फिर हाई कोर्ट पहुंचता था, वो नहीं चाहिए। अब इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। इसके अलावा पॉलिटिकल ट्रैप क्या होता था कि भाई चुनाव हो गया, पार्टियों ने आपस में बैठ के कहा कि ये मुकदमे दाखिल किए थे, सरकार नहीं बनी, सरकार ने वो मुकदमे सब वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर, अब देखिए हाई कोर्ट की अनुमति मैंडेटरी है। पहले नीचे सरकार ने कुछ लगाया और नीचे वाले कोर्ट में जिसमें ट्रायल चल रहा था उस कोर्ट में उसको लगा दिया, तो कहा कि सरकार विड्रॉ कर रही है। अभी अगर सरकार इस मामलों को विड्रॉ करना चाहती, चाहे जीते हुए कैंडिडेट का मामला हो, चाहे हारे हुए कैंडिडेट का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी का मामला हो या किसी और का हो, आपको हाई कोर्ट से अनुमति चाहिए। हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार से आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अब यहां दो बातें समझने की आवश्यकता है। एक तो इलेक्शन पिटीशन हमारे पास होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की इलेक्शन पिटीशन है। इलेक्शन पिटीशन हारने वाला कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट के खिलाफ 45 दिन के अंदर फाइल करता है, विद इन 45 डेज, यानी कि चुनाव के बाद 1.5 महीने का टाइम होता है, और इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट में। इलेक्शन के मामलों में कोई और पिटीशन, रिट जुरिडिक्शन लागू नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं सुनता। लेकिन यहां पर इस बार आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर और हाई कोर्ट की पावर एक्सटेंड की है। एक्सटेंड का मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्शन पिटीशन के अलावा 45 दिन के अंदर इलेक्शन पिटीशन का मामला जो होता है वो छोड़ दीजिए, वो होने दीजिए। इसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है बीएनएस के तहत या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, इसमें स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट बिठाइए, इंप्रिजनमेंट और फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाइए, 1 साल की स्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दीजिए। यानी कि इलेक्शन पिटीशन जो फाइल होती है 45 दिन में, उसको फाइल कर, मेरा मानना है कि इस पर सुझाव देना चाहिए कि इलेक्शन पिटीशन 6 महीने तक फाइल की जा सकती है। 6 महीने का टाइम देना चाहिए। इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करने के लिए भी 6 महीने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन 6 महीने में अगर डिसाइड नहीं हो पाती है तब तक तो अगला चुनाव आ जाता है, फिर कौन ध्यान देता है। तो जनता तो ठगी सी रह गई ना, जिसने वोट दिया, जिसने चुनाव ईमानदारी से लड़ा, वो तो ठगी से रह गई। बेईमान तो आगे निकल गया और बेईमान 5 साल बाद आराम से घर बैठ गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इलेक्शन, अब इलेक्शन पिटीशन के मामले में भी समझ लीजिए, इलेक्शन पिटीशन भी हमारे यहां 5-5, 10-10 साल में डिसाइड होती है। बहुत लंबा समय लग जाता है इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होने। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी थी। वो जो धन इकट्ठा किया गया था, जो वहां ट्रैप किया गया था, या जो वहां वोट का जो खेल खेला गया था, वो सब कुछ पैसा देना, गुंडागर्दी करना, बूथ कैप्चरिंग करना, ये सबकी इन्वेस्टिगेशन ही आप नहीं करते हो 5 साल तक, तो इलेक्शन पिटीशन डिसाइड कैसे होगी? इलेक्शन पिटीशन में वो इंतजार करते रहते हैं कि भाई कर लो। अब क्रिमिनल ट्रैक में उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर चार्जशीट और 24 घंटे के अंदर सीज किए हुए रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने एडमिसिबल बना दीजिए, गवर्नमेंट एविडेंस के रूप में एडमिसिबल गवर्नमेंट एविडेंस बना दीजिए और उसको जमा कर दीजिए। हालांकि पिटीशन सडन इनफ्लक्स होता है,
बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास नहीं होते और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको कोर्ट ने डील किया है। अब देखिए, इलेक्शन पिटीशन जब डिसाइड होगी तब होगी, लेकिन अगर मामला अभी है कि वो साड़ी बांट रहा था और अपोजिशन ने इलेक्शन पिटीशन, चूंकि इलेक्शन पिटीशन अपोजिट कैंडिडेट ही, हारा हुआ कैंडिडेट ही फाइल कर सकता है केवल, तो आम जनता क्या करे भाई? आम जनता, वो दोनों मिल गए, उन्होंने इलेक्शन पिटीशन, वो हार तो गए ही थे, उन्होंने कोई ले देकर अपना कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है हमारा खर्चा निकल आया यार, तुम जीत गए हो, क्या है अगले साल फिर देखेंगे। और सरकार भी बैठी, सरकार ने भी कहा चलो इनकी विड्रॉ कर देते हैं, काम खत्म कर देते हैं, तो आम जनता तो ठगी रहेगी। आम जनता के लिए ये जो मामला है पॉलिटिकल इम्यूनिटी का है, ये पॉलिटिकल इम्यूनिटी आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म, मतलब शुरू कर दी, मतलब पॉलिटिकल इम्यूनिटी उनके लिए खत्म कर दी। अब आम जनता इस पर घुस आती है। आम जनता कैसे घुसेगी? आम जनता इस पर मुकदमा कर सकती है, और मुकदमा करने के बाद अगर नीचे वाली कोर्ट में जहां आपने मुकदमा किया है, पुलिस ने जिस पर इन्वेस्टिगेशन किया है, या आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं उनके आधार पर आपने कंप्लेंट केस फाइल किया है, उसमें अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो राहुल गांधी आपको याद है सावरकर वाले मामले में, या 2 साल की सजा उनको दे दी गई थी। 2 साल की सजा का मतलब उनकी इमीडिएट मेंबरशिप खत्म हो गई, और चुनाव आयोग उस पर नोटिस भी कर देता है। ये मामला आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के जो विधायक थे उनका भी मामला था, उनका भी ऐसे ही हुआ था। तो फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, जैसे ही सजा होती है वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(3) के अनुसार 2 साल के ऊपर अगर किसी भी एमपी, एमएलए, काउंसलर या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या प्रधान को सजा हो गई तो इमीडिएट उसका खत्म हो जाता है, और 6 साल तक उसको एक्सपेल भी कर दिया जाता है। अगर चुनावी धांधली में यह मामला पाया जाता है तो 6 साल अगले चुनाव भी नहीं लड़ सकता, यह भी नियम है। बाकी किसी मामले में अगर उसको 2 साल से ऊपर की सजा हुई है तब तो बात छोड़ दीजिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर दोबारा चुनाव लड़ लेगा। लेकिन जब अगर इलेक्शन से संबंधित कोई मामला आता है तो फिर 6 साल के लिए उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। यहां ये याद रखने की आवश्यकता है कि अगर पैसे का लेन देन किया जाता है पिटिशनर के पार्टी के द्वारा, तो 1 साल की सजा के, बीएनएस में 1 साल की सजा के प्रावधान हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जरूर अगर जो चुनाव लड़वाने वाले लोग हैं या जो सरकारी मशीनरी उसके साथ कुछ मिला भगत होती है तो 1 साल से 3 साल तक की सजा, यानी कि अगर वो पकड़ लेते हैं तो उसमें भी कुछ मामला बन सकता है, क्रिमिनल प्रैक्टिस। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 में आ जाइए, आप उसको अनडिनाइलेबल प्रूफ करप्ट प्रैक्टिसेस के अगर आ जाते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, बाई इलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाता है मामला। याद रखने की आवश्यकता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अगर मामला फंसेगा तो 3 साल से 7 साल तक की सजा पड़ती है, और अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 135 कैपिटल ए बूथ कैप्चरिंग का मामला बनता है तो 1 साल से 3 साल, और ऑफिसर्स के लिए 3 साल से 5 साल तक की सजा का मामला बनता है। और इनकम टैक्स एक्ट याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे या गलत तरीके से पैसा लाया गया था जो अनडिस्क्लोज्ड उससे लाया गया था, अनअकाउंटेबल मनी आपके पास थी, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा के प्रावधान है। और जो पैसा पकड़ा गया उस पर 60% टैक्स और 137.5% पेनाल्टी, यानी कि वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा पेनाल्टी भी आप पर एक हैवी लगेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सजाएं जो पीछे स्क्रीन पर चल रही हैं, इन सजाओं को जरूर देख लीजिएगा। ये सजाएं आपको ये बताएंगी कि भाई कौन से मामला ऐसा फाइल किया जाए कि इलेक्शन निरस्त हो जाए और दोबारा बाई इलेक्शन का नंबर आ जाए। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा फाइल करते हैं या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा होता है, एंड अकाउंटेबल मनी का मामला होता है, तो यहां पर 2 साल की सजा का मतलब है कि चुनाव पिटीशन जो कर रही है वो करने दीजिए, आम जनता भी उस व्यक्ति का चुनाव निरस्त करवा सकती है, उसकी कैंडिडेचर सीज हो जाएगी और बाई इलेक्शन में चुनाव आयोग को आना पड़ेगा। इसलिए आम जनता के ऊपर भी है कि वो जो मेरे वाले हैं ये बहुत हमारी मदद करेंगे और हमारे करप्शन में ये साथ देंगे, हमारी फाइलें खुलवा देंगे, हमारी बहुत सारे डॉक्यूमेंट गलत सलत क्वालिफाई करवा देंगे, ये सब कुछ छोड़ दीजिए।
और अब भारत अगर सही होगा, सही दिशा में होगा, सही रास्ते पर होगा, सही कर रहा होगा, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है कि कुछ ऐसा करना पड़े। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तक तो लोग ये इंतजार करते थे कि भाई इलेक्शन पिटीशन अपोजिशन का व्यक्ति या जो हारा हुआ रनर है वो फाइल करेगा तो ही कुछ होगा। मैं क्या कर सकता हूं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता भी साफ किया है, टाइम लिमिट भी बनाई है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कही है, और इस प्रकार के डिसीजन जल्दी आए इसके लिए, और विड्रॉ न कर सके सरकार, इसकी व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके साथ साथ 18 नवंबर 2026 की डेडलाइन दी है, यानी कि 18 नवंबर 2026 तक इस ऑर्डर को कंप्लायंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी राज्य सरकारें, सबको यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्टिंग करें कि जो हमने आदेश दिया है इसका पालन हो गया है कि नहीं हो गया है। और हाई कोर्टों के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो राज्य सरकारें भी बताएं कि उन्होंने ये व्यवस्थाएं कर दी हैं कि नहीं कर दी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 18 नवंबर 2026 तक अगर सभी व्यवस्थाएं हो गई तो इलेक्शन में कुछ ही सही लेकिन पारदर्शिता के लिए आगे बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति करप्शन करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा कि आखिर वो कहीं पकड़ा गया, उसका कोई एविडेंस बन जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और भविष्य के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जेल तो जाएगा, वो जाएगा ही। आम आदमी के हाथ में ये साफ हथियार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, और मैं समझता हूं कि ये आपकी और मेरी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर एक्शन लेकर देश को सुधारना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस पर काम करें। पॉलिटिशियंस को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।